हेलो भाई। अ, मैं हूँ विक्की रोनवाल और कॉमर्स इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज की जो हमारी क्लासेस स्टार्ट हम कर रहे हैं वो क्लासेस लॉ की क्लासेस हम स्टार्ट कर रहे हैं। लॉ की जो क्लासेस हैं वो मेनली हम इसमें पढ़ेंगे कौन कौन से एक्ट हमारे पास में जो एप्लीकेबल होते हैं और किन बच्चों के सिलेबस के लिए हम पढ़ेंगे बीकॉम वाले बच्चों के लिए, सी स्टूडेंट्स के लिए और जितने भी कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं उन सब के लिए। तो सबसे पहले अगर मैं बीकॉम की बात करूं तो बीकॉम के अंदर जो लॉ के जो प्रोविजंस हैं उनके ऊपर कुछ जो एक्ट बने हुए हैं वो और मेनली कौन कौन से एक्ट हैं जिनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। वो सबसे फर्स्ट यहाँ पर एक्ट आता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, जिसे हिंदी में हम कहेंगे भारतीय अनुबंध अनुबंध अधिनियम 1872। ठीक है। दूसरा एक्ट हम कहेंगे, ये सब में नॉर्मली कॉमन होता है, सीए फाउंडेशन में आपको मेनली एक्ट मिलेंगे और बीकॉम में जो भी फर्स्ट ईयर में जिसके बीकॉम में लॉ है उसके फर्स्ट ईयर में आता है, जिसके सेकंड ईयर में उसके सेकंड ईयर में। ठीक है। तो जेएनयू के जो बीकॉम के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये रहेगा। फर्स्ट एक्ट हमारे ये हो गया। सेकंड एक्ट हमारे पास में सेल एंड गुड्स एक्ट। सेल एंड गुड्स एक्ट। थर्ड हमारे पास में यहाँ रहेगा कंपनी एक्ट। कंपनी एक्ट। फोर्थ हमारे पास में रहेगा पार्टनरशिप एक्ट। पार्टनरशिप एक्ट। और फिफ्थ हमारे पास में अदर एक्ट। तो हम इतने सारे एक्ट यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो आज की हमारी जो शुरुआत होगी, अच्छा इसके अदर्स में बहुत सारे एक्ट हैं जो छोटे मोटे एक्ट हैं। मेनली बड़े बड़े एक्ट की अगर बात की जाए तो बीकॉम और सी स्टूडेंट्स के लिए सिलेबस में ये 4 एक्ट होते हैं। ठीक है। तो आज हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की स्टार्टिंग करेंगे। बीकॉम फर्स्ट ईयर जो हमारे पास में बीकॉम में यहाँ पर फर्स्ट ईयर वाले जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जिनको बीकॉम थोड़ी लो थोड़ी टफ लगती है, उनके लिए मैं बता दूं जो जेएनयू के स्टूडेंट्स हैं और राजस्थान यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं वो बच्चे स्पेशली सुन लेना। जो मैं पढ़ा रहा हूँ सिर्फ आपको उसकी स्टडी करनी है, क्योंकि हम बहुत सिंपल वे में पूरे सिलेबस को कवर कर लेंगे। ठीक है। और जैसा कि अभी लॉकडाउन चल रहा है तो हमारे एग्जाम्स होंगे, कंफर्म होंगे। ये मत सोचना कि एग्जाम नहीं होंगे, एग्जाम तो होंगे। बिना एग्जाम किए आपको अगली क्लास में प्रमोट नहीं किया जाएगा। तो जुलाई के लास्ट में या अगस्त के स्टार्टिंग में आपके एग्जाम होने की पूरी पॉसिबिलिटी है। तो आप स्टडी को कैरी करें, रेगुलर रखें, स्टडी ड्रॉप नहीं करें। ठीक है। ये तो बहुत बड़ा आपको नुकसान हो जाएगा। तो बीकॉम फर्स्ट ईयर वाले जो स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली अपने पास में जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स थे, जब भी घर पे बैठे हैं, कई बच्चे कह रहे हैं सर एग्जाम नहीं होंगे। एग्जाम होंगे, ठीक है, डेफिनेटली होंगे। और मैं मेनली तो ये क्लासेस उनके लिए बना रहा हूँ क्योंकि उनको थोड़ा लो से डर लगता है ना। और बाकी सारे स्टूडेंट्स भी इनको पढ़े हैं, बहुत ही अच्छा इसमें आपको ज्ञान मिलने वाला है। जब भी हम बात करते हैं लॉ की तो लॉ हमें कुछ ना कुछ सिखा के जाता है हमेशा। ठीक है। और प्लस सिलेबस आप इसको बर्डन की तरह मत पढ़ना। जो हम एक्ट पढ़ेंगे, इन एक्ट का अगर आपको नॉलेज भी है ना तो ये नॉलेज काफी काम आएगा आपको लाइफ के अंदर। जैसे अगर मैं इस एक्ट की बात करूं जिसकी आज अपन शुरुआत करेंगे, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इस एक्ट में बहुत सारी चीजें ऐसी जो सिर्फ पढ़ाई के लिए, आपको पास कराने के लिए काफी नहीं है, आपके रियल में डेली लाइफ में बहुत सारी यूज आने वाली है और काफी बेनिफिशियल आपके लिए हो सकती है। ठीक है। तो इन सारी क्लासेस को अच्छे से पढ़ें आप। और एग्जाम होंगे यूनिवर्सिटी के, ऐसा नहीं एग्जाम नहीं होंगे कि साहब हमने उनको लिख के दे दिया है कि हमें प्रमोट कर दीजिए, पढ़ाई नहीं होती, ऐसा कुछ नहीं है, एग्जाम होंगे। ठीक है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट एक्ट। और मेरा सबसे फेवरेट एक्ट, वैसे तो पार्टनरशिप एक्ट भी मेरा फेवरेट है, कंपनी एक्ट भी है, पर उन सबसे अच्छा एक्ट जो लगता है जिसके प्रोविजंस बहुत ही इंटरेस्टिंग है वो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है। अगर इसको हिंदी में कहें तो इसको हिंदी में हम क्या कहेंगे? भारतीय भारतीय अनुबंध अधिनियम। अनुबंध अधिनियम 1872। अब देखिए, क्योंकि नाम से पता चल रहा है अधिनियम किसके बारे में बना हुआ है, ये बना हुआ अनुबंध के बारे में। अनुबंध यानी कि कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। तो देखिए, कॉन्ट्रैक्ट के बारे में मैं समझने से पहले बहुत सारी इसकी कुछ डेफिनेशंस होती है, हमें उन डेफिनेशंस को समझना पड़ता है। तो पहली चीज तो देखिए, कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली में होता क्या है। हम डेली लाइफ में बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट कई मौखिक होते हैं, कई लिखित होते हैं। ठीक है। अगर मैं कोई छोटी सी शॉप से जाके कोई सामान भी खरीदता हूँ तो वहां पर भी मैंने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट किया।
लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है, वो गर्भित कॉन्ट्रैक्ट होता है। हम सिर्फ उसको पैसे देके कोई चीज खरीद लेते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया, लेकिन हमने सारी चीजें उससे क्लेरिफाई नहीं की। ठीक है, तो हम डेली लाइफ में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। दूध वाले से दूध लेना भी कॉन्ट्रैक्ट है, राशन वाले से राशन लेना भी कॉन्ट्रैक्ट है। मैं अगर शॉप से ये मार्केट पे खरीद के लाता हूँ तो भी मैंने उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया है ना। तो ये सारी चीजें कॉन्ट्रैक्ट में आती है। अब अगर कभी कोई सही ढंग से उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं कर पाता है तो क्या क्या रूल्स हैं, क्या क्या रेगुलेशंस हैं, क्या कोर्ट आपके साथ में खड़ा रहेगा, ये सारी चीजें सीखने के लिए हमें इसके प्रोविजंस पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि डेली लाइफ में बहुत सारी चीजें हम होती है जहाँ पर हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और रियल लाइफ में बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट भी किए जाते हैं। तो आपको इस एक्ट का नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, और काफी इंटरेस्टिंग है ये। स्टार्ट करते हैं अपन इसको। तो सबसे पहले अपन देखते हैं अनुबंध क्या है। अच्छा, जब भी आप कोई एक्ट पढ़ते हो तो वहां पर हम बहुत सारी धाराएं पढ़ते हैं। तो बीकॉम के लिए तो धाराएं इंपॉर्टेंट नहीं है, सीए के लिए धाराएं इंपॉर्टेंट है, तो मैं धाराएं भी आपको लिखवाऊंगा। तो बीकॉम वाले सिर्फ बच्चे चाहे तो धाराएं याद भी करें, बेहतर ही है। ठीक है, और अगर वो चाहें कि धाराएं सर हमसे याद नहीं होती तो उसको रहने भी दें। ठीक है, तो नॉर्मली से स्टूडेंट्स तो धाराओं को याद करो तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो अनुबंध अधिनियम 1872 जो बना हुआ है उसमें सबसे पहले अपन पढ़ते हैं कि अनुबंध क्या है। व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट, अनुबंध क्या है। तो इसकी परिभाषा धारा 2H में दी गई है। किसमें, धारा 2H में। व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट, कि कॉन्ट्रैक्ट है क्या। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या है, धारा H में 2H में लिखा हुआ है कि कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होगा कोई ठहराव, कोई ठहराव, ठहराव जो विधि द्वारा, विधि द्वारा प्रवर्तनीय हो। ठीक है, तो बस इन्होंने क्या बोला, कोई ठहराव जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय हो वो क्या कहलाएगा, अनुबंध कहलाएगा। इतनी सी डेफिनेशन इसने लिखी हुई है। ठीक है, तो अब अगर ध्यान से इसको देखा जाए तो यहाँ पर एक नहीं दो शब्द है। तो जो भी हमारे पास एक्ट के अंदर डेफिनेशंस लिखी जाती है उसको तोड़ के हमें उसको समझना पड़ता है। ठीक है, लैंग्वेज इनकी थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है, बट उसको जब आप समझ लेते हो तो आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाती है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इन्होंने अनुबंध की परिभाषा में क्या लिखा, अनुबंध क्या है, अनुबंध एक ठहराव है। ठीक है, जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय है। तो यहाँ पर दो शब्द आए, एक शब्द तो आया हमारे पास में ठहराव, ठीक है, और दूसरा शब्द आया हमारे पास में प्रवर्तनीय। क्लियर। अब ठहराव क्या होता है, ठहराव के लिए इन्होंने फिर एक परिभाषा दी। ठीक है, परिभाषा क्या दी, इन्होंने कहा ठहराव क्या होता है, ठहराव मीन्स, ध्यान से सुनिएगा बहुत अच्छी चीज है, ठहराव का मतलब होगा कोई भी वचन या वचनों का समूह, कोई भी वचन या वचनों का समूह जो किसी प्रतिफल को, जो किसी प्रतिफल का सृजन करे। तो ये क्या होता है, ठहराव। तो ठहराव की परिभाषाओं में क्या पढ़ा हमने, हमने पढ़ा ठहराव क्या होगा, ठहराव में अगेन कोई वचन होगा, ठीक है, या वचनों का समूह होगा, यानी कि कोई एक वचन हो सकता है या एक से ज्यादा वचन हो सकते हैं। और एक वर्ड यहाँ पर आया प्रतिफल। ठीक है, प्रतिफल का मीनिंग क्या होता है, कुछ के बदले कुछ। जैसे अगर मैं किसी से मार्केट जाके खरीदता हूँ तो उसके बदले में मुझे उसको क्या पे करना पड़ेगा, मुझे उसको इसके रुपीज पे करने पड़ेंगे, 30 रुपए 25 रुपए जो भी मार्कर की रेट होती है। तो मेरे लिए मार्कर क्या हो गया, प्रतिफल हो गया। ठीक है, सामने वाले के लिए 20 रुपए क्या हो गए, प्रतिफल हो गए। तो प्रतिफल का मतलब क्या होता है, कुछ के बदले क्या आपको मिल रहा है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, प्रतिफल। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या बोला कि कोई भी वचन या वचनों का समूह, यानी मैंने किसी को कोई वचन दे दिया और वचन के साथ मैंने क्या बोला, कोई प्रतिफल वहां पर सर्जित हो गया। ध्यान दीजिएगा, बिना प्रतिफल के कोई भी वचन ठहराव नहीं बनते हैं। ठीक है, तो ठहराव के लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, वचन होना चाहिए, उसमें प्रतिफल होना चाहिए कि किसके बदले क्या। जैसे अगर मैं प्रतिफल की बात करूँ, इसको अभी हम समझेंगे प्रतिफल क्या होता है। तो यहाँ पर इन्होंने सबसे पहले तो वापस देखिएगा धारा 2H में क्या लिखा, ठहराव। ठहराव क्या है, कोई भी ठहराव, सॉरी अनुबंध, अनुबंध क्या है, कोई भी ठहराव जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय हो, अनुबंध कहलाएगा। फिर हमने पढ़ा अनुबंध ठहराव क्या था। तो ठहराव के अंदर के लिए इन्होंने एक परिभाषा दी कि वचन और वचनों का समूह जो प्रतिफल का सर्जन करे। ठीक है, प्रतिफल को मैं अगर इंग्लिश में कहूं तो इसको कहा जाएगा कंसीडरेशन। कंसीडरेशन कि क्या मिलता है, जैसे बताइए एक जो मैं किसी से एक बिल्डिंग परचेज करने गया, मैंने उसको बोला, मैंने कहा आपका एक घर है, एक काम कीजिए, ये घर 10 लाख रुपए का है,
ये घर आप मुझे दे दीजिए, मैं आपको इसके बदले में क्या दे दूंगा, 10 लाख दे दूंगा। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, ए ने बी को बोला आपका घर दे दीजिए 10 लाख रुपए में। तो ए के लिए प्रतिफल क्या होगा, प्रतिफल का मतलब समझते हो, क्यों क्या पे करके क्या मिलेगा उसको, यानी क्या रिसीव होना है, वो प्रतिफल कहलाता है। तो बिल्डिंग है बी की, ये बिल्डिंग का ओनर है, ठीक है, और ये परचेजर है, ये उसको परचेज करना चाहता है, खरीदना चाहता है। तो ए को क्या मिलेगा, ए को मिलेगी बिल्डिंग, और बी को क्या मिलेगा उस बिल्डिंग के बदले, मनी, यानी कि पैसा मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर ये जो बिल्डिंग और ये पैसा है, ये दोनों ही क्या बन गए, कंसिडरेशन, यानी कि प्रतिफल। समझ गए। तो कंसिडरेशन का मीनिंग क्या होगा, कंसिडरेशन का मतलब ये होता है कि कुछ के बदले कुछ, अगर मुझे बिल्डिंग चाहिए तो मुझे पैसा पे करना पड़ेगा, है ना। तो बिल्डिंग मेरे लिए प्रतिफल हो गया, और सामने वाले के लिए प्रतिफल क्या होगा कि अगर वो मुझे बिल्डिंग दे देगा तो उसको क्या मिलेगा, उसको 20 लाख रुपए मिल जाएंगे। ये होता है हमारा प्रतिफल। ठीक है, तो आई होप कि आपको प्रतिफल समझ में आया। अब अपन बात करते हैं वचन की। तो वचन क्या होता है, वचन यानी कि प्रोमिस। मैंने किसी को कोई प्रोमिस किया, वही वचन है। अब प्रोमिस के लिए आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, वचन की भी परिभाषा दी गई है धारा 2E में, सेक्शन 2E में लिखा हुआ वचन क्या होता है, वचन। तो देखिए वचन क्या है, कोई प्रस्ताव, प्रस्ताव मीन्स कोई प्रपोजल। अगर मैं किसी को कोई प्रस्ताव दूं, जैसे अभी वाला एग्जांपल अगर मैं देखूं, मैंने कहा उसकी बिल्डिंग 10 लाख की थी, मैंने उसको प्रपोजल दिया, मैंने कहा भाई तेरी बिल्डिंग 10 लाख की है, मैं 10.5 लाख तुझे दूंगा इसके बदले, अगर तू मुझे अपनी बिल्डिंग दे देगा तो। ठीक है, तो मैंने उसको एक प्रस्ताव दिया, अभी तक ध्यान दीजिएगा, उसने स्वीकार नहीं किया, मैंने सिर्फ उसको बोला तेरी बिल्डिंग है 10 लाख की है, मैं 10.5 लाख रुपए तुझे इसके पे कर देता हूँ। ठीक है, तो मेरा प्रस्ताव था उसके लिए 10.5 लाख रुपए का। ठीक है, अगर कोई प्रस्ताव है, ठीक है, प्रस्ताव को स्वीकृत कर दिया जाए, स्वीकृत कर दिया जाए, जिसमें कोई प्रतिफल भी हो, जिसमें प्रतिफल हो। ठीक है, अगर उसको भी मैं छोड़ दूं, तो अगर इन शॉर्ट का जो वचन क्या होता है, वचन का मतलब सिर्फ ये होगा बस। अगर मैंने किसी को प्रस्ताव दिया और अगर उस प्रस्ताव को स्वीकृति मिल जाती है तो वो आपका वचन बन जाता है। ठीक है, प्रोमिस। तो देखिए मैंने उसको बोला कि 10.5 लाख में तू अपनी बिल्डिंग मुझे दे दे, अगर वो इस 10.5 लाख में उस बिल्डिंग को बेचने के लिए सहमत हो जाए, यानी मेरे उस प्रस्ताव को स्वीकृत कर ले, जैसे वो बोल दे ठीक है साहब आप 10.5 लाख रुपए ले आओ और मेरी बिल्डिंग ले जाओ, तो इसका मतलब जो मैंने उसको प्रस्ताव दिया उसने क्या किया, स्वीकृत कर लिया। तो अगर किसी प्रस्ताव को स्वीकृत कर लिया जाए तो इससे अपन क्या कहेंगे, वचन कहेंगे। ठीक है, तो ठहराव कैसे बनता, देखिए ठहराव ऐसे नहीं बनता, मैं किसी को कोई प्रपोजल दूंगा, प्रस्ताव दूंगा, वो उस प्रस्ताव को एक्सेप्ट करेगा, और एक्सेप्ट करने के बाद में उस प्रस्ताव में प्रतिफल होगा, क्या होगा, प्रतिफल, कंसिडरेशन। तो जब किसी प्रस्ताव को स्वीकृत कर लिया जाए और उसमें प्रतिफल का सर्जन हो जाता है तो इसे हम क्या कहेंगे, ठहराव कहेंगे। ठीक है, तो ठहराव को अगर इन शॉर्ट देखें अपन, तो ये सारी दोनों परिभाषा हमने किसके लिए पढ़ी, ठहराव के लिए। तो ठहराव क्या होता है, क्या मैं कह सकता हूं कोई प्रस्ताव जिसे स्वीकृत कर दिया जाए, कोई प्रस्ताव जिसे स्वीकृत कर दिया जाए तो वचन बन जाएगा, और अगर उस वचन में प्रतिफल भी हो, प्रतिफल हो तो क्या बन जाएगा, ठहराव, बस। तो ये अभी तक हमने क्या पढ़ा है, ठहराव। तो ठहराव क्या हो गया, ठहराव का मतलब कोई भी प्रस्ताव जिसे स्वीकृत कर दिया जाए उसमें किसी प्रतिफल का सर्जन हो जाता है तो क्या बन जाता है, हमारे पास में ठहराव बन जाता है। तो इन दो परिभाषाओं में हमने एक चीज तो पढ़ ली, ठहराव। अब आते हैं अपन दूसरी बात पे, विधि द्वारा प्रवर्तनीय। इसका मतलब क्या होता है, विधि द्वारा प्रवर्तनीय, इसका मतलब सरकार आपको, गवर्नमेंट आपको, कानून आपको उस चीज की परमिशन दे दे, यानी बोल दे ठीक है आप जो प्रस्ताव करे वो स्वीकार है, तो इसी को अपन कहेंगे विधि द्वारा प्रवर्तनीय। ठीक है, जैसे अगर मैं कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ, मैंने उसको 10.5 लाख रुपए दिए, उसने मुझे अपनी बिल्डिंग दे दी, तो लीगल कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें कोई इलीगल एक्टिविटी है नहीं, है ना। तो नॉर्मल जो जहां पर जिस कार्य के लिए मुझे सरकार क्या दे दे, परमिशन दे दे, स्वीकृति दे दे, ठीक है, और जहां पर सरकार मेरे उस कार्य को रोके नहीं, तो मैं क्या कहूंगा, ये कार्य क्या है, विधि द्वारा प्रवर्तनीय। ठीक है, अच्छा जो हमने कॉन्ट्रैक्ट किया वो अगर फ्यूचर में कुछ झगड़े होते हैं तो इसकी मैं कोर्ट में जा सकता हूँ, इसके खिलाफ केस कर सकता हूँ। ठीक है, तो वो सारी चीजें जो होती है वो क्या होती है, विधि द्वारा प्रवर्तनीय। विधि द्वारा प्रवर्तनीय में एक चीज और आती है, जहां दायित्वों का सर्जन हो, दायित्वों का
सर्जन हो। और दायित्व के साथ आप एक और वर्ड जोड़ लीजिए, दायित्व और अधिकार, अधिकारों का सर्जन होना चाहिए। ठीक है, यानी कि प्लस सरकार द्वारा स्वीकार्य प्लस कानून द्वारा, सरकार नहीं कानून द्वारा स्वीकार्य। ठीक है, सरकार और कानून अलग अलग होता है। तो दायित्व और अधिकारों का सर्जन होना चाहिए और सरकार उसको क्या करे, परमिशन दे दे कि ठीक है आप जो काम कर रहे हो सही है, लीगल एक्टिविटी में है, तो इसे कहा जाएगा विधि द्वारा प्रवर्तनीय। ठीक है, तो दो शब्द वापस देखिए, अनुबंध क्या है, कोई भी ठहराव जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय है, यानी सरकार जिसकी परमिशन दे सकती है, वो क्या बन जाता है, अनुबंध बन जाता है, पहली चीज। दूसरी चीज हमने पढ़ा ठहराव क्या होता है, ठहराव का मतलब होगा कोई भी वचन या वचनों का समूह जो प्रतिफल का सर्जन करे। उसके लिए हमने पढ़ा वचन क्या होते हैं, वचन क्या कहलाता है, कोई भी प्रस्ताव अगर स्वीकृत कर लिया जाए तो क्या बन जाता है, वचन बन जाता है, और उसमें अगर प्रतिफल का सर्जन हो जाए तो वो ठहराव बन जाता है। ठीक है, तो आई होप यहां तक आपको समझ में आया हो, कोई डाउट नहीं है आपको यहाँ पर। अब देखिए, विधि द्वारा प्रवृत्ति होना चाहिए और कोई भी दायित्व और अगर अधिकार वहां पर आ जाए तो इसका मतलब क्या हुआ, वो अनुबंध बन गया। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि क्या सभी जगह, ठीक है ये उतार लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, क्या हर एक अधिकार और दायित्व में, क्या हर एक अधिकार और दायित्व जो होते हैं, क्या सभी दायित्व, सभी दायित्व सभी दायित्व अनुबंध होते हैं, या सभी दायित्वों में अनुबंधों की आवश्यकता होती है। बहुत अच्छा पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा, आवश्यकता होती है। अब पहली चीज तो अपन देखते हैं दायित्व क्या है। ठीक है, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, वापस वही वाला एग्जांपल। ए ने बी को बोला आपकी बिल्डिंग मुझे बेच दो। ठीक है, तो बी कौन है, बी है बिजनेस का ओनर, और ए कौन है, ए उसकी सॉरी बिजनेस नहीं बिल्डिंग का ओनर, और ए जो है वो उसकी बिल्डिंग को परचेज करना चाहता है। ठीक है, तो इसके बदले में यानी कह सकता हूं ए उसको क्या देगा, ए उसको मनी देगा, पैसे देगा, और इसके बदले में ए को क्या मिलेगा, ए को बिल्डिंग मिलेगी। ठीक है, तो ए ने उसको प्रस्ताव दिया 10.5 लाख रुपए अपनी बिल्डिंग बेच दो, उसने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, और फिर उसने ए को बोला ठीक है पैसे ले जाओ और अपनी बिल्डिंग अपने नाम करा लो। ठीक है, यहां तक तो क्लियर है। अब अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर अधिकार और दायित्व उत्पन्न हो। पहली चीज तो यहाँ पर अनुबंध बना या नहीं बना, अनुबंध बन गया, ये लीगल काम है। ठीक है, और लीगल काम को करने के लिए जो भी ठहराव किए जाए वो सब अनुबंध होते हैं। तो दूसरी चीज यहाँ पर दो चीजों का सर्जन हुआ, दो चीजों का सर्जन, एक के पास कुछ अधिकार आए जबकि दूसरे के पास कुछ दायित्व आए। ठीक है, अब ध्यान से सुनेगा, जब भी कोई अनुबंध किया जाए तो वहां अधिकार भी होते हैं और वहां पर दायित्वों का सर्जन भी होता है। अब अगर मैं ए की बात करूं तो बताओ ए का अधिकार क्या है, ए का अधिकार है उससे बिल्डिंग लेना। ठीक है, क्या है, बिल्डिंग प्राप्त करना, बिल्डिंग प्राप्ति उसका अधिकार है। और इसका दायित्व क्या है, ए का दायित्व अगर उसको बिल्डिंग लेनी तो उसको पैसा पे करना पड़ेगा, है ना। दायित्व क्या है, 10.5 लाख रुपए का भुगतान करना, का भुगतान करना। ये मैंने किसकी बात करी, ए की। ठीक है, अगर मैं बी के अधिकारों की बात करूं तो बताओ बी के अधिकार क्या है, बी का अधिकार जस्ट इसका अपोजिट होगा जिससे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। बी का अधिकार होगा उससे 10.5 लाख रुपए प्राप्त करना, यानी बी का अधिकार क्या हो गया, 10.5 लाख रुपए प्राप्त करना। ठीक है, और दायित्व क्या हो गया बी का, अगर उसने 10.5 लाख रुपए लिए तो उसको बिल्डिंग इसको लौटानी पड़ेगी, यानी बिल्डिंग उसको देनी पड़ेगी, बिल्डिंग देना। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर एक ही व्यक्ति के कुछ अधिकार भी उत्पन्न हो रहे हैं और कुछ दायित्व भी उत्पन्न हो रहे हैं, वहीं पर बी के भी क्या हो रहे हैं, कुछ अधिकार भी उत्पन्न हो रहे हैं और कुछ दायित्व भी उत्पन्न हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हम कह सकते हैं, जब भी कोई अनुबंध किया जाएगा तो हमेशा वहां पर दायित्व और अधिकार की उत्पन्न होना अनिवार्य है। ठीक है, अगर आपके कुछ अधिकार और दायित्व उत्पन्न होंगे ही नहीं तो हम कहेंगे वहां पर कोई कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं किया गया, कोई अनुबंध भी नहीं किया गया। क्लियर। अब दूसरी बात मैं ये करता हूं इसकी, कि क्या सभी दायित्व अनुबंध की आवश्यकता होती है, क्या जितने भी दायित्व होते हैं क्या उन सब में अनुबंधों की आवश्यकता होती है, ऐसा जरूरी नहीं है। वैसे तो लगभग सारे के सारे अधिकार और दायित्व जहां होते हैं वहां पर अनुबंध की आवश्यकता होती है, लेकिन फिर भी कई ऐसे दायित्व होते हैं जहां पर अनुबंधों की आवश्यकता नहीं होती। जैसे एक हस्बैंड अपनी पत्नी और अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए दायी है,
ठीक है, उसको अपने बच्चों को और अपने वाइफ को खाना खिलाना ही पड़ेगा, तो ये उसका दायित्व है। लेकिन क्या इसके लिए उसने अनुबंध किया? कोई नहीं, कोई अनुबंध नहीं होता। एक पिता जो होता है अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए दायी होते हैं, पढ़ाई करवाने के लिए दायी है, लेकिन क्या वहां पर कोई अनुबंध है? नहीं। तो ये सब सामाजिक चीजें होती है। तो ये जो अनुबंध कहलाते हैं, ये हमारे कहलाते हैं सामाजिक अनुबंध। ठीक है, तो सामाजिक अनुबंधों के लिए किसी भी सामाजिक दायित्वों के लिए किसी भी अनुबंध की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इस चीज को दिमाग में डाल दीजिएगा। क्लियर हुआ पॉइंट? चलिए, तो यहां तक अभी तक हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा अनुबंध क्या होता है, अनुबंध की परिभाषा हमने पढ़ी, ठहराई क्या होता है, हमने अधिकार और दायित्वों की परिभाषाएं पढ़ी। क्या सभी दायित्वों के लिए अनुबंध होना अनिवार्य है? कोई अनिवार्य नहीं है। सामाजिक अगर दायित्व किए जाए तो सामाजिक दायित्वों के लिए अनुबंधों की आवश्यकता नहीं होती है। क्लियर यहां तक? चलिए, अब देखिए, अनुबंध और ठहराव, इन दोनों में हम कुछ अंतर पढ़ते हैं, जो हमारे नेक्स्ट पॉइंट है। ठीक है, कई बार क्वेश्चंस भी पूछा जाता है कि ठहराव क्या है और अनुबंध क्या है। ठहराव और अनुबंध, कई बच्चे जो हैं उनको डाउट लगता है। ठीक है, कि सर हमें तो लगता दोनों एक जैसे, ये दोनों एक जैसा नहीं है, बहुत ज्यादा फर्क है। ध्यान दीजिएगा, पहले ठहराव किया जाता है, उस ठहराव में हम देखते हैं कि क्या प्रतिफल है। ठीक है, और उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या ये अनुबंध होने की योग्य है या नहीं है। ठीक है, यानी कि क्या विधि यानी कानून उसकी परमिशन देता है। अगर कानून उसकी परमिशन नहीं देगा तो हम अनुबंध नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ठहराव एक्चुअल में है क्या, ठहराव कहाँ से स्टार्ट होता है, तो हम इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। अगर फर्स्ट पॉइंट हम पढ़े तो ठहराव क्या है? ठहराव वचन या वचनों का समूह है। वचनों का समूह है जो प्रतिफल का सर्जन करे, जो प्रतिफल का सृजन करे, उसे हम क्या कहेंगे? ठहराव कहेंगे। अब अनुबंध क्या होता है? अनुबंध वचन, जो वचन या फिर ठहराव वर्ड यूज में तो ज्यादा बेटर होगा। ठहराव जो विधि द्वारा, ठहराव जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय होते हैं, प्रवर्तनीय होते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? अनुबंध। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे सर यहाँ पर तो आप बहुत ही खतरनाक खतरनाक टाइप के वर्ड यूज में ले रहे हैं, तो ऐसा लॉ में लिखा हुआ है, और जो लॉ में लिखा हुआ है हमें उन शब्दों का प्रयोग यहाँ पर करना ही पड़ता है। ठीक है, तो ठहराव क्या बन गए हमारे पास में? वचन या वचनों का समूह। जबकि अनुबंध क्या बन गया? कोई ठहराव जो क्या हो? विधि द्वारा प्रवर्तनीय। ठीक है, अब बात करते हैं, सर क्या सभी ठहराव जो होते हैं वो अनुबंध होते हैं? क्या सभी ठहराव अनुबंध होते हैं या फिर क्या सभी अनुबंध ठहराव होते हैं? ये कई बार क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। सभी अनुबंध या ठहराव की बात करें तो सभी ठहराव अनुबंध नहीं होते, अनुबंध नहीं होते। ठीक है, लेकिन अगर यहां बात की जाए तो सभी अनुबंध, सभी अनुबंध ठहराव अवश्य होते हैं। बहुत अच्छा पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा इसको। सभी ठहराव अनुबंध नहीं होते लेकिन सभी अनुबंध ठहराव होते हैं, ऐसा क्यों? बताइए, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर कंप्लीट होना है तो उसकी शुरुआत कहां से होगी? ठहराव से होगी। तो हम कह सकते हैं पहले एक ठहराव बनता है, पहले क्या बनता है? एक ठहराव, और फिर यहां से हम कहां जाते हैं? अनुबंध की ओर। ठीक है, यानी कि ये जो हमारा सीक्वेंस होता है इस तरीके से चलता है, पहले ठहराव और फिर अनुबंध। ठीक है, लेकिन क्या कभी ऐसा होता है पहले अनुबंध और फिर ठहराव हो? ऐसा कभी भी नहीं होगा। हमेशा क्या होगा? पहले ठहराव किया जाता है फिर अनुबंध। लेकिन अगर मैंने बोला कि आपने अनुबंध कर लिया तो बताइए अनुबंध के अंदर ठहराव आएगा या नहीं आएगा? यस आएगा, क्योंकि आप जो अनुबंध पे पहुंचे हो वो कोई ठहराव करके, कोई प्रपोजल को एक्सेप्ट करके वहां तक आप क्या हो? पहुंचे हो। लेकिन अगर मैं बोलूं कि अनुबंध, सॉरी, सभी ठहराव अनुबंध होते हैं, यस, सॉरी मैं उल्टा बोल गया, सभी अनुबंध जो होते हैं वो उनमें ठहराव होता है, लेकिन क्या सभी ठहराव अनुबंध होते हैं? जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर इसमें कोई इलीगल चीज आ गई तो अनुबंध बन ही नहीं पाएगा। जैसे हमने कोई एक ठहराव कर लिया, मैंने कहा कि किसी के मर्डर करने का हम ठहराव कर लेते हैं, तो पहली चीज तो ठहराव, एक ने बोला कि ठीक है एक्सेप्ट कर लेते हैं इस ठहराव को। जैसे मैं इसका एक एग्जाम्पल दूं आपको, एक्स है, एक्स ने वाई को बोला कि
कोई पर्सन है जेड, ठीक है, एक्स ने वाई को बोला जेड को अगर आप खत्म कर दें, यानी उसने क्या उसको एक कॉन्ट्रैक्ट दिया, किसका कॉन्ट्रैक्ट दिया, जेड की मृत्यु का, उसकी डेथ का। बोला अगर आप जेड को खत्म कर दें तो मैं इसके बदले में आपको 5 लाख रुपए दूंगा, ठीक है। तो इसने एक प्रपोजल दिया वाई को, और वाई ने ये प्रपोजल स्वीकार भी कर लिया। बोला ठीक है साहब, मैं इसको खत्म कर दूंगा, आप मुझे 5 लाख रुपए दे दें। तो पहली चीज तो बताइए ठहराव बना या नहीं बना, ठहराव बन गया यहाँ पर, बताइए क्यों, क्योंकि एक ने प्रपोजल दिया, दूसरे ने इसको एक्सेप्ट किया यानी फिर स्वीकार किया। लेकिन क्या ये अनुबंध बन पाएगा, ये अनुबंध नहीं बन पाएगा, क्यों, क्योंकि विधि यानी कि कानून जो है वो इसको प्रवर्तनीय नहीं करेगा, इसकी परमिशन नहीं देगा, इसकी इजाजत नहीं देगा, ठीक है। यानी कि ठहराव तो बन गया लेकिन अनुबंध नहीं बन पाया। लेकिन अब मैं बात करता हूं, एक्स ने वाई को बोला अपना घर दे दो, जैसे हम बिल्डिंग वाला एग्जाम्पल ले रहे थे, ठीक है, ए और बी वाला। ए ने बी को बोला अपनी बिल्डिंग दे दो, 10.5 लाख रुपए ले जाओ, ठीक है। तो पहली चीज है ठहराव भी बन गया, उसके बाद में अनुबंध भी बन गया, क्यों, क्योंकि विधि द्वारा मान्य है, प्रवर्तनीय हो सकता है। तो बताइए उस अनुबंध में क्या ठहराव आया, यस। तो जितने भी हम अनुबंध करते हैं उन सब अनुबंधों में ठहराव तो होता ही है, बिना ठहराव के कभी अनुबंध बन ही नहीं सकता। लेकिन जितने भी अनुबंध होते हैं, ठीक है, उसमें डेफिनेटली ठहराव, लेकिन जितने भी ठहराव होंगे वो अनुबंध बनेंगे या नहीं बनेंगे, कंफर्म नहीं है, ठीक है। तो ठहराव लीगल है इलीगल है सारी चीज देखनी पड़ती है, और फिर वो जाके क्या बनता है, अनुबंध बनता है। लेकिन अगर कोई एक बार अनुबंध बन गया तो उसमें तो ठहराव होगा ही होगा, ठीक है। तो आई होप आप यहाँ तक समझे हो, बहुत अच्छा पॉइंट था ये। इसको आप एक बार यहाँ तक उतार लें। एक ठहराव पे आते हैं, एक एग्जाम इसमें एक अंतर जो है वो और पढ़ते हैं। क्या ठहराव में दायित्व उत्पन्न होते हैं, नहीं। अगर आपने सिर्फ ठहराव किया, यानी कि एक ने प्रपोजल दिया, दूसरे ने एक्सेप्ट कर लिया, तो अभी यहाँ पर किसी का भी दायित्व उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि जब तक ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन जाता, ठीक है, तब तक यहाँ पर किसी का भी दायित्व उत्पन्न हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो हम कह सकते हैं यहाँ दायित्व उत्पन्न उत्पन्न नहीं होंगे, नहीं होंगे। और अगर यहाँ बात की जाए, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट बन गया तो दायित्व उत्पन्न हो जाएंगे, दायित्व उत्पन्न हो जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आप यहाँ तक समझे हो। तो आज हमने जो पढ़ा है, हमने ठहराव और अनुबंध के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट क्लासेस में अपन इसके बारे में और फर्दर डिस्कस करेंगे। तो डेली हमारी आधे घंटे की क्लास होगी, 30 मिनट्स की अप्रोक्स की क्लास होगी, और इस क्लास में आपको ये सारी चीजें समझाई जाएगी। बीकॉम फर्स्ट ईयर वाले स्पेशली जो जेएनयू के स्टूडेंट्स हैं, फिर कह रहा हूँ जो पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ लो, इसके बाहर कुछ नहीं जाने वाला, ठीक है। तो ये अच्छे से पढ़ोगे तो वहां पर लिख के भी आओगे, ठीक है। थैंक यू। अच्छा, एक अपने चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें, इसको शेयर करें अपने फ्रेंड्स से ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जेएनयू की जितने भी वीडियोज़ हैं मैं धीरे धीरे अपलोड कर रहा हूँ, आप शेयर करेंगे, आप हमें लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। बिल्कुल फ्रीली आपके लिए क्लासेस हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। थैंक यू।